नमस्कार साथियों, आज की इस पत्रकार वार्ता में मणि महेश की इस पावन धरा पर आप सभी पत्रकार साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं और आपका स्वागत करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकालकर यहां पर आए। मैं अपने बारे में बता दूं तो मैं ऑल इंडिया कांग्रेस ह्यूमन राइट मानवाधिकार संगठन का हिमाचल प्रदेश के यूथ विंग का प्रदेशाध्यक्ष हूँ और मेरे साथ यहाँ पर अब्बू खान जी जो डलहौजी से ह्यूमन राइट के उपाध्यक्ष हैं, इसके अलावा सुनील शर्मा जी जो भटियात से मेरे ह्यूमन राइट के कार्यकर्ता हैं, लालचंद जी जो चुराह से मेरे ह्यूमन राइट के प्रेसिडेंट हैं, शशि जी मेरे कांगड़ा जिला के जिला अध्यक्ष हैं, सभी मोहम्मद जी जो चंबा विधानसभा के मीडिया इंचार्ज हैं, कुलदीप जी भरमौर विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष हैं, सुमित जी भटियात से हैं, कश्मीर जी चंबा विधानसभा से हैं और सुरजीत जी भटियात से हैं। इन सभी साथियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो ये कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। इसके अलावा कई और साथी भी थे जिन्होंने यहाँ पर आना था, परंतु वो व्यवस्था के कारण और कई जगह पर जो है ब्लॉक कांग्रेस की मीटिंगें हैं जिस कारण वो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। साथियों, आज की इस प्रेस वार्ता का जो मेन मुद्दा है वो है आने वाले आगामी जो कुछ दिनों बाद इस देश के भीतर लोकसभा के खास चुनाव आने वाले हैं। उससे पहले मैं अगर बात करूं अगर कांग्रेस पार्टी की, तो मैंने भी इस संसदीय क्षेत्र से मुख्यमंत्री जी के समक्ष आवेदन किया है और मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को व कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ये बताना चाहूँगा कि अगर वह हमें इस संसदीय क्षेत्र से आशीर्वाद देते हैं तो हम न केवल पिछले 15 वर्षों से जो इस संसदीय क्षेत्र में सूखा चला आ रहा है उसको ख़त्म करेंगे, अपितु आने वाले 2027 के चुनावों की विजय गाथा लिखने का भी काम करेंगे। इसके अलावा मैं और आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र में हमारे AICC ह्यूमन राइट के जो कार्यकर्ता हैं वो इस संसदीय क्षेत्र के भीतर आने वाली 17 विधानसभा के 1910 बूथों में लगभग 70 से 75% क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। साथियों, मैं लोकसभा के चुनावों के ऊपर बोलने से पहले बताना चाहूँगा, पिछले 15 महीनों से हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो प्रदेश सरकार ने कार्य किया है, इतनी भयंकर आपदा और कर्जे के बोझ तले दबे प्रदेश होने के कारण जो उन्होंने कार्य किया है वो अपने आप में एक मिसाल है। साथियों, अब मैं बात करना चाहूँगा आगामी जो लोकसभा के चुनाव हैं, तो इस देश के भीतर पिछले 10 वर्षों से जो केंद्र में मौजूदा सरकार है उस सरकार ने पिछले 10 वर्षों में इस देश के हर वर्ग को कमज़ोर करने में, पीछे धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे मैं बात करूं किसानों की, चाहे मैं बात करूं इस देश की महिला शक्ति की, चाहे मैं बात करूं इस देश के जवानों की, चाहे मैं बात करूं इस देश के नौजवानों की। साथियों, एक बात कही जाती है कि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, परंतु आज के समय में ये मात्र नारा बनकर रह गया है। अगर इस बात की समीक्षा की जाए तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आज इस देश के किसानों पर, इस देश के अन्नदाताओं पर 17 लाख करोड़ का कर्ज है। आप देखिए कि हमारे देश में जज का बेटा जो है जज बनना चाहता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, वकील का बेटा वकील बनना चाहेगा, परंतु किसान का बेटा कभी किसान नहीं बनना चाहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे किसान को अपने खेत की मेड़ पर उगे हुए पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान देनी पड़ रही है। वो जान क्यों दे रहा है? क्योंकि उसे उसकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। आज हमारा किसान MSP के लिए निरंतर जूझ रहा है और किसानों के प्रति ये तानाशाह सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। आज 2.5 एकड़ वाले किसान को सालाना 6,000 सम्मान निधि के रूप में भीख दी जा रही है। अब मैं बात करूं इस देश की महिला शक्ति की, तो आज इस देश की महिला, इस देश की नारी अन्याय के खिलाफ अकेली लड़ रही है। मैं पूछना चाहूँगा इस देश के तानाशाह शासक से कि क्यों बिल्किस बानो अकेली लड़ रही है? क्यों बिल्किस बानो के संदर्भ में एक विशेष राज्य की सरकार उसके दोषियों का पक्ष लेती है? इस देश की महिला पहलवान पूछ रही है कि कहाँ है वो व्यक्ति जब मैं मेडल जीत कर आई थी तो वो मेरा सम्मान कर रहा था, मेरा स्वागत कर रहा था। आज मैं दिल्ली की सड़कों पर धरना दे रही हूँ, मैं अन्याय के खिलाफ अकेली लड़ रही हूँ। मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, पर कोई तो मेरे साथ खड़ा रहे। आज हाथरस से लेकर कठुआ तक इस देश की नारी शक्ति अन्याय के लिए भीख मांग रही है। अब मैं बात करूं इस देश के युवाओं की, तो साथियों, इस देश का युवा, इस देश का नौजवान आज पूछ रहा है कि कहाँ गया वो 2 करोड़ का जुमला,
जो हर साल रोजगार देने का मोदी जी ने वादा किया था, आज इस देश का नौजवान उन्हें ट्रेन के डिब्बों में भूसे की तरह भरा जा रहा है। आज इस देश का नौजवान, मैं पूछना चाहूँगा इस देश के तानाशाह शासक से कि इस देश का नौजवान जब पढ़ाई करने के लिए शहर में जाता है तो जानते हो वो किस हालात में रहता है, और उसके बावजूद भी जब पेपर लीक हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। मैं पूछना चाहूँगा इस देश के तानाशाह शासक से, आप सभी को ज्ञात होगा मोदी जी ने 2014 में एक नारा दिया था कि आतंकवाद की घटनाओं में कमी आएगी। अभी साथियों 11 जनवरी 2024 को हमारे सेना अध्यक्ष मनोज पांडे जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और उस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने बताया था कि मोदी राज में इस देश में आतंकी हमले बढ़े हैं। उन्होंने बताया था कि आज के इस दौर में पुंछ और राजौरी में जो मौजूदा हालात हैं वो बेहद ही चिंतनीय है। साथियों अभी कुछ समय पहले लद्दाख के पुलिस अधीक्षक का ये बयान आया था कि वहाँ पर जो 65 पेट्रोलिंग पोस्टें हैं आज के समय में, उसमें से केवल वो 26 तक ही पेट्रोलिंग कर पा रहे हैं। और आपको ज्ञात होगा 2020 में जब मोदी जी ने चीन को क्लीन चिट दी थी, उसके बाद से सभी पेट्रोलिंग पोस्टों पर जाना तक दुर्लभ हो गया है। हमारे सेना अध्यक्ष ने बताया कि आज इस देश में अरुणाचल और लद्दाख में चीन हमारे देश की सीमाओं के भीतर में घुसता चला जा रहा है, परंतु इस देश का जो तानाशाह शासक है वो चीन का च तक नहीं बोल पा रहा है। अभी मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा साथियों, अभी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। आने वाले जो 2027 के चुनाव होंगे तो उसमें हम अपने 5 सालों का फलसफा लेकर जनता के बीच में जाएंगे, ना कि पिछले 5 सालों का भाजपा का रोना रोएंगे। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात है, इसी संसदीय क्षेत्र की एक हमारे पत्रकार भाई किसी भाजपाई मित्र से पूछ रहे थे कि इस बार आप चुनावों में किन उपलब्धियों को लेकर जा रहे हैं। तो उस मेरे भाजपाई मित्र ने कहा कि हम पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना और एक शायद कुछ और बताया था। तो साथियों अगर इन दोनों की इनकी अगर आप समीक्षा करेंगे तो मैं आपको पीएम आवास योजना के तहत बताना चाहूँगा, इस देश के भीतर पश्चिम बंगाल, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र ये ऐसे राज्य हैं जहां पर पीएम आवास योजना के तहत बने हुए मकानों को बुलडोजरों से गिराया गया। आज इस देश के भीतर भाजपा शासित राज्यों में इस तानाशाह सरकार के नुमाइंदे न केवल लोगों के घरों को कुचल रहे हैं बल्कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, इस देश के संविधान को कुचल रहे हैं। साथियों आज के इस दौर में इस देश के भीतर 5,13,000 मकान ऐसे हैं जो पीएम आवास योजना के तहत बनकर तैयार हो चुके हैं, परंतु वो खाली पड़े हैं। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, यूपी, हरियाणा ये 6 से 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर 1,44,000 मकान पीएम आवास योजना के तहत बनने थे, परंतु उन्हें विड्रॉल करवा लिया गया। अब मैं बात करूं आयुष्मान भारत योजना की, तो आप सभी को ज्ञात होगा अभी कुछ समय पहले कैग ने, सीएजी ने मोदी जी के जो भ्रष्टाचारों को उजागर किया है, उसमें चाहे आयुष्मान भारत योजना के तहत एक ही नंबर पर 7.5 लाख से ज़्यादा लोगों का रजिस्टर होना हो, चाहे एक ही नंबर से 2 आधार कार्ड का बनना हो, चाहे भारत माला प्रोजेक्ट में 7.5 लाख करोड़ के घोटाले की बात हो, चाहे द्वारका प्रोजेक्ट में 18 करोड़ के घोटाले की बात हो, चाहे हाईवे परियोजना में 3600 करोड़ के घोटाले की बात हो। साथियों कैग ने जब मोदी जी के इतने भ्रष्टाचारों को उजागर किया तो तानाशाह का सिंहासन डोल गया और उसने कैग की टीम में ऑडिट के लिए आए हुए 3 अफसरों का ही ट्रांसफ़र कर दिया। आप इस बात को समझिए कि ऐसा तब संभव है कि जब कैग एक संवैधानिक संस्थान है। साथियों मैं एक आपको 2014 का मोदी जी का एक नारा बताना चाहूँगा। इन्होंने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। साथियों पेट्रोल, डीजल और गैस ये बड़ी बड़ी बातें हैं। आज इस तानाशाह सरकार ने चावल, आटा, दूध, दही, पनीर तक पर जीएसटी लगा दिया है। फिल्में टैक्स फ्री करने वाले ये लोग कफन तक पर टैक्स ले रहे हैं। मैं इस देश के तानाशाह शासक से पूछना चाहूँगा कि अगर ये फिल्में टैक्स फ्री कर सकते हैं तो क्या इस देश के भीतर जो नौजवान अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है क्या उसके परीक्षा के फॉर्म की फीस माफ नहीं कर सकते? कर सकते हैं,
परंतु नीयत नहीं, नीयत की कमी है। इनका एक नारा था सबका साथ सबका विकास। आज मैं पूछना चाहूँगा इस देश के तानाशाह शासक से, ये कैसा विकास है? आज आपने मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप ही बंद कर दी। आप माइनॉरिटी के बजट को लगातार कम कर रहे हैं। आप स्कूल बनाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, अस्पताल बनाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। अगर रोड गडकरी जी बनाते हैं तो उससे पहले ही टैक्स लेना शुरू कर देते हैं। सड़क पर टैक्स, स्कूल शिक्षा पर टैक्स, दवाइयों पर टैक्स, अस्पताल पर टैक्स, हर तरह का हमसे टैक्स लिया जा रहा है और बदले में कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए। अंत में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अभी मैंने कुछ स्टार्टिंग में बोला था कि अभी आगामी जो चुनाव है वो खास चुनाव होने वाले हैं। वो खास चुनाव इसलिए होने वाले हैं कि इस बार के जो चुनाव हैं वो इस तानाशाह सरकार के किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं होने वाले हैं। ये जो चुनाव है इस देश की जनता के साथ होने वाले हैं। इस देश की जनता इस बार तय करेगी। आप एक चीज़ देखिए कि कुछ समय से हमारे देश में कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती दिखाई गई हैं कि ये मुसलमान है, ये ब्राह्मण है, ये दलित है। ये चीज़ है नहीं कुछ भी, परंतु ये ज़बरदस्ती दिखाई गई हैं। मैं पूछना चाहूँगा इस देश के तानाशाह शासक की ऐसा क्यों है? ये खास चुनाव मैंने इसलिए बोला क्योंकि इस बार इस देश की जनता तय करेगी कि आने वाले समय में उनके पास अभिव्यक्ति की आज़ादी रहेगी या नहीं रहेगी, कि आने वाले समय में उनके पास नियमित रोजगार के साधन बचेंगे या नहीं बचेंगे, कि आने वाले समय में हमारी नस्लों के पास शिक्षा प्राप्त करने के साधन बचेंगे या नहीं बचेंगे। ये इस देश की जनता को तय करना है कि इस बार चुनावों में किस तरह से वोट करना है।